से चांद पूरी तरह से लाल नजर आ रहा था, जैसे किसी ने चांद को खून से रंग दिया हो। जंगली जानवरों की हलचल और रोने की अजीब आवाजें हर तरफ फैली हुई थी। जंगल में पेड़ों की छालों के बीच से चांद की खूनी रोशनी मणि पर पड़ रही थी। मणि को मेरे आने की आहट हो गई थी। वो सर से लेकर पैर तक कांप उठा था। कौन है? मणि, मैं हूं गुरु द्रोण पुत्र वीर अश्वत्थामा। मेरा सर नहीं, ये कैसे हो सकता है? स्वयं अश्वत्थामा यहाँ कैसे? तुम ही तो मुझसे हमेशा से मिलना चाहते थे मणि। तुम जानते हो कि तुम यहाँ अपने पिता के कहने से आए हो, और उससे बड़ी बात, तुम यहाँ मुझे ढूंढने ही आए हो। चलो मेरे शिष्य, मैं अश्वत्थामा तुम्हारे बुलाने से चला आया हूँ। अब इसमें संकोच किस बात का है? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया था। हाँ, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगे, मगर ये सब सच कैसे हो सकता है? मणि, ये सब सच है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। असल में तुम ही उस मणि का रूप हो जो कृष्ण ने मेरे माथे से निकाल ली थी। तुम ही मेरे लिए मेरी खोई हुई मणि की तरह कार्य कर सकते हो। मणि मेरी बात सुनकर चौंक उठा। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर मैं क्या बात कर रहा था। मैंने उसे अच्छे से समझाया। देखो मणि, किस तरह मैं सदियों से कृष्ण के श्राप की असीम वेदना में हूँ। प्रतिदिन मेरे शरीर का हर अंग श्राप की यातना से असीम पीड़ा देता है। मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता कि मैं प्रतिदिन कैसा अनुभव करता हूँ। मेरी मणि, मैं अपने आप को जल्द से जल्द इस श्राप से मुक्त करवाना चाहता हूँ, और मुझे मुक्ति दिला सकते हो सिर्फ तुम। मणि मेरी बात सुनकर चौंक पड़ा कि आखिर वो किस तरह से मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सकता है। मणि ने मुझसे पूछा, अश्वत्थामा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है मणि। मैं तुम्हारे शरीर में रहकर तुम्हारे द्वारा असंख्य लोगों को मारना चाहता हूँ। मैं इतनी निर्मम तरह से हत्याएं करना चाहता हूँ कि देखने और सुनने वाले की अंतरात्मा कराह उठे। मैं इन हत्याओं की असीम संख्या बनाना चाहता हूँ, ताकि यह अकाल विकराल मृत्यु का संदेश स्वर्ग में बैठे उस कृष्ण तक पहुंचे, और मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए वो स्वयं इस धरती पर आए। मैं तब तक नहीं ठहरूंगा जब तक कि खुद कृष्ण धरती पर मुझे रोकने के लिए नहीं आ जाते। नहीं अश्वत्थामा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम मुझसे लोगों की मौत की उम्मीद तो बिल्कुल मत लगाओ। मणि का मेरी बात पर हामी न भरने के ठीक बाद मैं मणि के सम्मुख चलकर आया। महाभारत काल के बाद मणि ही वो जिंदा इंसान था जिसने मुझे देखा था। मेरा शरीर बुरी तरह से गला हुआ था। मेरे कानों में से कीड़े घुसकर मेरी आंखों और नाकों से बाहर निकल रहे थे। मेरे शरीर की हर नस आसानी से गिनी जा सकती थी। मणि, कायर मत बनो। देखो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मेरी कहानी और तुम्हारी कहानी एकदम समान है। तो मेरा साथ दो मणि। जहां से मैं चलता, मेरे मांस का टुकड़ा गिरता और कीड़े उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते। मेरी हड्डियां भूरी पड़ चुकी थी। मेरी पतली पारदर्शी खाल में से मेरे गले हुए दांत देखे जा सकते थे। मैं 7 फीट का एक मांस का लोथड़ा था जो लंगड़ाते हुए मणि के पास आया, और फिर अपने शरीर से मैंने मणि के शरीर में प्रवेश किया। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा सर। जैसे ही मैंने मणि के शरीर में प्रवेश किया, मणि का शरीर मेरी इस असीम ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया। मणि अपना सर पकड़कर बुरी तरह से चीखने और रोने लगा। अश्वत्थामा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा साथ किसी तरह से नहीं देने वाला हूँ। मणि, मत भूलो
के साथ क्या किया था। मेरे और तुम्हारे साथ मिलने से हम सिर्फ मेरे पिता द्रोण का प्रतिशोध नहीं बल्कि तुम्हारे पिता का प्रतिशोध भी ले सकेंगे। नहीं अश्वत्थामा नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मणि की बात सुने बगैर मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गया। मेरी असीम ऊर्जा को मणि संभाल नहीं पाया। मणि को लग रहा था कि कभी भी उसका सर फट जाएगा और वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। मणि रोते हुए अपने सर को जमीन में दबाने लगा। कुछ देर बाद मणि के साथ जब सब कुछ सामान्य हुआ और उसने अपना सर ऊपर उठाया तो आसमान में चांद और लाल हो गया था। सियार और भेड़िए बुरी तरह से रोने लगे थे। कौवे काए 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 करने लगे। मणि की आंखें लाल रंग में चमक उठी। उसके मुंह से खून निकलने लगा और मणि के अंदर से मैंने कहा, कृष्ण अब तुम देखो मेरा विकराल रूप। मैं किस तरह से अनगिनत निर्मम हत्याएं करके स्वर्गलोक तक को हिलाता हूं और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कृष्ण मैं उस दिन रुकूंगा जिस दिन तुम स्वयं धरती पर मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए आओगे। सुना तुमने कृष्ण, सुना? उस वक्त की बात है जब मणि 3 साल का था। मणि की मां को एक और बच्चा होने वाला था। वो रात अमावस्या की रात थी। बारिश और तूफान ने मिलकर हर तरफ कोहराम मचा रखा था। मणि के पिता बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे, इसलिए घर पर मणि की मां का ख्याल रखने के लिए मणि के चाचा विपिन का परिवार ही मौजूद था। शोभा यानी विपिन की मां ने कहा, ये तो चुप ही नहीं हो रही, कहीं ये यहाँ पर ही बच्चा ना जन्म दे। विपिन ने उत्तर दिया, माँ बाहर तूफान भी जोरों का उठ रहा है, बाहर लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे? पार्वती बोली, सुनिए आपको इस तूफान में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये तूफान 3 दिन से थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या पता कब थमे। तो आपको इसके लिए भगवान बनने की कोई जरूरत नहीं है। मणि की माँ ने उत्तर दिया, हे भगवान बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। शोभा बोली, जा बेटी कपड़ा लिया, इसका बच्चा यहीं जन्मना पड़ेगा। बाहर जोरदार बारिश होने लगी। मणि की मां को खाट पर लेटाया गया और एक कपड़ा नीचे की तरफ बिछाकर उसकी डिलीवरी शुरू की गई। मणि की मां जिस कमरे में थी, तूफान की वजह से उस कमरे के गेट बुरी तरह दहलीज से टकराने लगी। शोभा ने कहा, भगवान न जाने कौन सा पाप लाएगा इस दुनिया में जो इस करमजली की कोख ने इस तरह तूफान ला रखा है। बेटी जरा दरवाजे बंद कर दे और 2 मोमबत्ती और जलाकर ठीक यहाँ पास में रख दे। पार्वती ने अपनी मां शोभा के कहे अनुसार 2 और मोमबत्तियां लाकर शोभा के ठीक पास रख दी। शोभा ने डिलीवरी शुरू कर दी। मणि की मां दर्द के मारे जोरों से चीख रही थी। शोभा ने कहा, अरे करमजली जोर लगा, क्या तेरे खानदान में तुझे खाने को अन्न नहीं दिया गया जो तेरी छाती में इतना भी जोर नहीं? मणि की मां की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शोभा ने उसे एक जानवर की तरह समझ लिया था और डिलीवरी के ऐसे नाजुक समय में उसका साथ देने की जगह वो उसे कोस रही थी। बेचारी मणि की मां इस पीड़ा में भी खुद ही खुद को संभाल रही थी। शोभा ने फिर कहा, अरे करमजली और जोर लगा, अच्छे से लगाना, मर नहीं जाएगी तू। आखिरकार घंटे भर में बच्चा हो गया। शोभा ने मां से जुड़ी बच्चे की नली काटी और आवाज देकर सबको अंदर बुला लिया। शोभा, विपिन, पार्वती का बाप सब आकर बच्चे के पास खड़े हो गए और ज्यों ही सबने बच्चे को देखा तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विपिन ने कहा, मां ये तो लड़का है। शोभा ने उत्तर दिया, हाँ दामाद जी। हाय राम, एक और लड़का। यहाँ भगवान ने कोख सूनी रखी है,
एक लड़का तक नसीब न हुआ और यह है कि लड़के पे लड़के पैदा किए जा रही है। विपिन बोला, मां क्या करें इसका? पार्वती ने उत्तर दिया, अरे करना क्या है जी, पिछले वाले की तरह इसे भी मार देते हैं। वो एक मणि पैदा करके छोड़ रखा है हमारी छाती पर, वो क्या घर के बंटवारे में कम है जो एक और टुकड़ा करवाना है? शोभा बोली, ले विपिन इसका गला घोंट दे। विपिन ने उत्तर दिया, नहीं मां। शोभा ने कहा, क्यों, डर क्यों गया? तुझे ही तो बड़ा शौक था अपने बच्चों के नाम सारी जमीन जायदाद करवाने का, तो अब पीछे क्यों हट रहा है? नहीं मां, बात ये नहीं, तो फिर क्या बात है? ये करमजली लड़के पे लड़के पैदा किए जा रही है। आखिर हम भी कब तक यूं बच्चे मारते रहेंगे? इस तरह हमें भी तो भगवान का पाप लगेगा ना मां। तो फिर तू ही बता विपिन क्या करें? पार्वती बोली, हाँ मां, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। कब तक बच्चों को मारते रहेंगे? इस करमजली को ही मार देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतने में ही मणि की मां की आंख खुल गई और उसने देखा कि सब लोग उसके सामने खड़ी हैं और शोभा के हाथ में उसका बच्चा है। शोभा बोली, उठ गई सरिता? सरिता ने जैसे तैसे अपनी आंखें वापस खोली और जवाब दिया, मां मेरा बच्चा कहाँ है? सभी ने एक दूसरे की तरफ नजरें दौड़ाई और फिर शोभा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, अरे बेचारी मेरी सरिता, बेटा तो पैदा होते ही मर गया। सरिता ये सुनकर जोर से रोई। सरिता के रोने की आवाज सुनकर शोभा की गोद में बच्चा भी आ गया। सरिता ने जब बच्चे की आवाज सुनी तो वो तो दंग ही रह गई और उसकी आंखें खुशी से छलक आई। सरिता ने कहा, मां ये तो जिंदा है, मुझे मेरा बेटा दे दो मां। शोभा ने बच्चे की तरफ गुस्से से देखा और फिर पलटकर सरिता को जवाब दिया, अभी से ही बगावत के पंख निकल आए इसके, आगे जाकर तो न जाने क्या क्या करेगा। सरिता ने कहा, मां क्या बात कर रही है आप? ये तो एक छोटा बच्चा है। ये लो, बच्चे बड़े हुए नहीं कि इनके भी अभी से पर निकल आए हैं, जबान लड़ाने लगी है। नहीं मां, मैं तो बस अपना बच्चा मांग रही थी। अच्छा, तो तुझे बच्चा चाहिए? सरिता ने हाँ में सर हिलाया। शोभा धीरे धीरे बच्चे को लेकर सरिता की तरफ बढ़ी। सरिता अपनी तरफ आते बच्चे को देखकर खुशी से झूम उठी कि तभी शोभा बीच में ही रुक गई। सरिता ये देखकर अचंभित रह गई। उसने पूछा, क्या हुआ मां? शोभा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मेरे हाथ से ये बच्चा गलती से छूट जाए तो। सरिता शोभा की बात का मर्म समझ न पाई। शोभा मुस्कुराते हुए खिड़की के पास गई और खिड़की खोलकर बच्चे को उसने बाहर लटका दिया। सरिता ये देखकर जोरों से रोने लगी और शोभा के आगे हाथ जोड़कर वो गिड़गिड़ाने लगी, मां मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। उस बेचारी नन्ही सी जान ने आपका क्या बिगाड़ा है मां? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे मुझे लौटा दो। मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने दोनों बेटों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लेना, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो मां। सरिता जैसे तैसे इस हालत में पलंग से उठकर गिड़गिड़ाते हुए शोभा की तरफ बढ़ने लगी। उसके कपड़ों के नीचे से खून बह रहा था, हवाएं और जोरों से चलने लगी। बच्चा खिड़की से बाहर उल्टा लटका था और मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। सरिता लड़खड़ाते कदमों से शोभा की तरफ बढ़ने लगी। शोभा ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बात का क्या भरोसा, आज तो तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है, कल को बच्चे बड़े होने के बाद तू वापस हमारे सर पर आकर नाचने लगेगी तो? मां, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा सौंप दो। सरिता शोभा के पास पहुंची। शोभा ने मुस्कुराकर बच्चा सरिता की तरफ बढ़ाया। सरिता ने जैसे ही झोली फैलाई, शोभा ने बच्चा खिड़की से बाहर फेंक दिया। सरिता जोरों से चीखने लगी। बच्चा बाहर के फर्श पर जाकर गिरा और उसका सर पत्थर की जमीन से टकराकर वहीं का वहीं फट गया। चारों तरफ बारिश के पानी में देखते ही देखते खून ही खून फैल गया। शोभा सरिता को देखकर जोरों से नाटकीय अंदाज में हंसने लगी। सरिता ने शोभा का सर पकड़ लिया। इतने में शोभा के पति और विपिन ने मिलकर सरिता को पकड़कर उसका गला घोंट दिया और देखते ही देखते तुम्हारी मां सरिता भी अपने बेटे यानी तुम्हारे होने वाले छोटे भाई की तरह ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बोलो मणि,
क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उन लोगों को छोड़ दोगे? अश्वत्थामा, मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला हूं। मुझे छोड़ दो और दूर हो जाओ मेरे शरीर से। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा मणि? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बताओ, वरना तुम्हारा नाम मणि ही क्यों रखा गया? तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए? बताओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। पागलों जैसी बातें मत करो मणि। तुम ये भूल रहे हो कि आखिर किस्मत ने तुम्हें यहाँ मेरे पास क्यों भेजा है। तुम मुझसे भाग सकते हो, पर अपने आप से और अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। क्या तुम इतने नीच और कायर हो जो अपनी माँ का प्रतिशोध तक न लोगे? मुझे देखो, मैं आज भी अपने पिता की निर्मम हत्या के प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। मेरे शरीर का हर हिस्सा सड़ चुका है, मगर मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बोलो बोलो मणि, क्या करोगे? कायर की तरह छिप जाओगे या एक वीर योद्धा की तरह तुम जवाब दोगे? बोलो। मणि का सर बहुत बुरी तरह से दुखने लगा। मणि बुरी तरह से रोते हुए अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और अपने पिता को याद करके चीखने लगा। कहते हैं कि मौत जब सामने आती है तो अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आदमी तड़पता है, छटपटाता है, मौत से बचना चाहता है, मगर मौत वफादारी में 1% भी कम नहीं। नहीं समझा ये कहते हुए उस दरिंदे ने धारदार कुल्हाड़ी से एक तीखा वार उस आदमी पे किया और वो दर्द में मिमियाने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दूं तुझे? छोड़ दिया, छोड़ दिया। उस दरिंदे ने कुल्हाड़ी ली और उसे घुमाकर मिमियाते हुए उस आदमी पर बरस पड़ा। सर के ऊपर की परत वहीं की वहीं बालों से उतर गई और अंदर का मांस भेजे के साथ साफ साफ नजर आने लगा। कुछ इसी तरह से मारा था ना तूने मेरे अपनों को। अब ये ले, देख और महसूस कर कि कितना दर्द होता है। ये इस बार उसकी कुल्हाड़ी जाकर सीधा आदमी के भेजे में अटक गई। उसने कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश की, मगर कुल्हाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो आदमी अब रोने लगा। ये रोने का समय नहीं है, ये युद्ध है और जवाब देने का समय है। उठो और इसकी देह के 2 टुकड़े कर दो। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, 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 नहीं। तभी अचानक मणि चीखते हुए उठा, जिसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि वो अब भी कल रात की भयानक यादों में गुम है, यानी अपनी और अश्वत्थामा की यादों में। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरा सर। अभी वो होश में ही आया था कि उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगा। 1 मिनट, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तो अशीरगढ़ के पास वाले जंगल में था। 1 मिनट, अश्वत्थामा, मैं वो सब मैंने जो देखा, क्या वो सब सच था? मणि को एक एक करके कल रात की पूरी बातें याद आने लगी। मणि फौरन बाहर आ गया अपने चाचा से मिलने के लिए। पार्वती यानी उसकी चाची बोली, अरे मणि उठ कर नाश्ता कर लो। नहीं चाची, मैं यहाँ कब पहुंचा चाची? मतलब चाची, मैं तो घूमने के लिए गया था ना, अशीरगढ़। हाँ, तुम गए तो थे और सुबह ही तो तुम वापस लौटे हो, पर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मणि, तुम ठीक तो हो बेटा? बुखार वगैरह तो नहीं? नहीं चाची, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, नाश्ता लग गया,
भाई सब लोग आ जाओ, नाश्ता लग गया है। मणि अभी भी मुझे याद करके सोच में पड़ा था कि कल जो भी उसके साथ घटा था वो सब महज एक सपना था या सच था, क्योंकि ये बात तो सच थी कि मणि अशीरगढ़ गया था, पर वापस कैसे लौटा ये उसके लिए एक राज बना हुआ था। फिर मणि को याद आई मेरी कही हुई वो बातें कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई थी। बस फिर क्या था, मणि ने सच का पता लगाने के लिए सबसे पूछा, चाचा एक बात पूछूं? उसके चाचा विपिन ने कहा, हाँ पूछो मणि, मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी? मणि के ये सवाल पूछते ही चाचा के साथ पूरा परिवार जहां का तहां रुक गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। मणि ने माहौल के अंदर छिपी इस शांति को नोटिस किया और फिर उसने फिर से एक और सवाल पूछा, क्या हुआ चाचा? मणि बेटा सवेरे सवेरे ऐसी बातें नहीं पूछते। इतना कहकर विपिन खाने की टेबल से उठकर चला गया। मणि ने अपने चाचा में आई इस अजीब सी बेचैनी को महसूस किया और उसे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मणि ने चाची की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखा। चाची ने अपनी माँ शोभा को देखा। मणि ने नोटिस किया कि शोभा ने चाची की तरफ आंखों से कुछ इशारा किया है। उसके बाद चाची ने मणि को जवाब दिया, मणि बेटा तुम्हें बताया तो था, फिर दोबारा ये बात क्यों छेड़ रहे हो? नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस माँ की बात याद आ रही थी इसलिए मैंने पूछा। शोभा ने मणि की बात मानकर एक नजर पार्वती की ओर देखा। पार्वती ने भी शोभा का इशारा समझ लिया और ये सब मणि नोटिस कर रहा था। फिर पार्वती आगे जवाब देने लगी, मणि क्या हमने तुम्हारे लिए कभी कोई कमी रखी है जो तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही अच्छे से जानने के लिए पूछ रहा था। आज तक मुझे कभी अच्छे से नहीं पता लगा कि असल में उस रात हुआ क्या था। पार्वती ने मणि की बात सुनकर नजरें चुराते हुए फिर से शोभा को देखा। शोभा ने पलकें झपकाकर पार्वती को इशारा किया। मणि ने फिर से इस हलचल को नोटिस किया और पार्वती ने मणि की बात का जवाब दिया, ठीक है बेटा अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बताती हूँ। असल में उस रात मौसम बहुत खराब था, बाहर बुरी तरह से तूफान आया हुआ था। हमने बहुत कोशिश की कि अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर को यहाँ बुला लाएं, मगर बात नहीं बन पाई। इसके बाद माँ ने खुद भाभी की डिलीवरी की, पर भगवान ने शायद उस रात इस घर में अनहोनी लिखी थी। तुम्हारी माँ उस दर्द को सह नहीं पाई और बच्चा और माँ दोनों डिलीवरी के दौरान ही खत्म हो गए। और चाची माँ तो दर्द से खत्म हुई, मगर मेरा भाई। पार्वती बोलते बोलते रुक गई। उसने फिर से शोभा को देखा। इस बार मणि ने भी पार्वती के साथ शोभा को देखा। शोभा घबरा गई और हकलाते हुए जवाब देने लगी, वो बेटा हुआ यूं कि लड़का तो पहले से ही मरा हुआ पैदा हुआ था ना। मणि ने जब ये बात सुनी तो उसका शक यकीन में बदलते हुए नजर आया। मणि ने खाना वहीं टेबल पर छोड़ दिया। बस चाची मेरा हो गया, मैं निकलता हूं, मुझे काम है। अरे मणि नाश्ता तो अच्छे से करके जा। मणि पार्वती की बात बिना सुने वहां से निकल गया और उसके जाने के बाद पार्वती और शोभा एक दूसरे को देखती रह गई। मणि भागकर फौरन अपने कमरे में पहुंचा और उसने दरवाजा लगाकर खुद से बात करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने तो कभी मुझे बताया ही नहीं था कि वो लड़का था या लड़की। फिर इन लोगों ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कहीं अश्वत्थामा की हर एक बात सच तो नहीं? कहीं ये सच तो नहीं कि इन्हीं लोगों ने मेरी माँ और मेरे भाई को खत्म किया था? अगर ये सब झूठ है तो चाची बार बार अपनी माँ की तरफ क्यों देख रही थी और चाचा इस एक छोटे से सवाल पर उठकर क्यों चले गए? शोभा माँ हकलाने क्यों लगी थी? नहीं सच में तो इन्हीं लोगों ने मेरी माँ का कत्ल नहीं किया। मणि को मेरी बातों पर यकीन हो गया था। फौरन अपना बैग पैक करके वो वापस उसी जंगल के लिए निकल गया जहां उसे मैं मिला था। वहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। वो पूरे जंगल में मेरा नाम लेकर चीख रहा था, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम कहां हो अश्वत्थामा? मुझे तुमसे एक बार मिलना है। मुझे खोजते हुए मणि थक गया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मणि ने फिर से चीखना शुरू किया, अश्वत्थामा कहां हो? देखो मैं चला आया हूं। अश्वत्थामा मुझे तुमसे मिलना है,
सामने आओ। मणि, अश्वत्थामा, मुझे तुम्हारी सब बातों पर यकीन है। तुमने एकदम ठीक कहा था, उन लोगों ने मेरी मां को। मणि ये सब बताते हुए बुरी तरह से रोने लगा। मैंने मणि को समझाते हुए कहा, मणि, काय अर्जुन का कार्य होता है रोना। तुम एक वीर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तो अपनी वीरता दिखाओ मणि। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए पूर्ण होने के लिए हमें साथ में मिलना होगा मणि। मणि ने अपने आंसू पोंछे और अश्वत्थामा की बात सुनकर जवाब दिया, ठीक है अश्वत्थामा, मैं तैयार हूं। इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं अश्वत्थामा। आखिरकार मुझे एक शरीर मिल गया था, वो शरीर जो तैयार था इस पूरी दुनिया को दहला देने के लिए। तो अब समय था कृष्ण को चेताने का। अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला था। मैं अश्वत्थामा अब लहू से इस धरती को रंग देने वाला था, इतना रक्त कि देखने वाले की आत्मा सहम जाए। अब वक्त था इस विश्व को चेताने का, दुनिया को भय से परिचित कराने का। मैंने मणि के शरीर में प्रवेश किया तो मणि जोरों से चीखने लगा। मुझे अपनी नसों में पाकर मणि अपने आप में एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा था, एक ऐसा जोश जिसे पाकर वो जग को जीत सकता था। मणि ने लहू बहाने की कसम ले ली थी। अब क्या करना है अश्वत्थामा? सुना है तुम्हारे चाचा के परिवार में कोई पंडित है जो अति विद्वान है। हाँ है, शुभ कार्य के लिए शुरुआत उसी से की जाए। जिसके मुंह खून लग जाए वो खूंखार हो उठता है, और फिर उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। मणि को भी किसी का खून अपने लुभावने आगोश में ले चुका था, और इसकी शुरुआत हुई थी पंडित के खून से। मेरे दिल को चैन था, लहू की बूंदें दिखना शुरू जो हो गई थी। अब बस उस घड़ी का इंतजार था जब हर तरफ खून ही खून चमकता दिखे। पंडित के घर पर पुलिस की भीड़ थी। पंडित के कमरे में सफेद कपड़े से ढकी उसकी लाश पड़ी थी। गर्दन और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हुए थे। चारों तरफ पुलिस वाले सबूत खोजने में लगे थे। हर तरफ की फोटो ली जा रही थी। वाह, क्या खूबसूरत मंजर था। पंडित की लाश के चारों तरफ खून फैला पड़ा था। एक पुलिस वाले को पंडित की कटी हुई जीभ मिली तो उसने कहा, सर ये देखिए। उस पुलिस वाले ने जीप को पॉलिथिन में पैक किया और अर्जुन सर के पास ले गया। दोनों ने जीप देखी तो दोनों को घिन आने लगी। ये देखिए सर, लगता है साले की जीप बहुत चलती थी, इसलिए कातिल ने साले की जीप ही काट दी। मणि को कत्ल करते हुए पड़ोसी ने देख लिया था। पुलिस वालों ने इस पड़ोसी को पास ही बैठा रखा था, पर फिक्र की कोई बात नहीं थी क्योंकि इसने मणि का चेहरा नहीं देखा था। क्या बे, चेहरा नहीं देखा था, बाकी कुछ तो देखा होगा? नहीं साहब, मैं तो अपने किचन में खाना बना रहा था, तब मेरी नजर पड़ी। शुरू से अच्छे से बताओ, क्या क्या देखा तुमने? सर मैंने देखा पंडित जी हमेशा खिड़की खोलकर सोया करते थे, उसी में से एक आदमी अंदर कूदा। कल रात बहुत सुकून की रात थी जब हमने मौत का ये सिलसिला शुरू कर दिया था। हमने मतलब कि मैं और मेरा मणि ने कुल्हाड़ी ले ली थी और पंडित के घर का रुख कर लिया था। पंडित रोजाना 9 बजे सो जाया करता था और इस बात की हमें जानकारी थी। बेचारे को गर्मी बहुत लगती थी तो वो खिड़की खोल कर सोता था। कूलर खरीदने में मौत आती थी साले को। कंजूस अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहा था।
रात को मैं फिर से मणि के शरीर में प्रवेश कर चुका था। खुली हुई खिड़की से चढ़कर मणि अंदर घुस गया था। पंडित अपने बनियान में मस्त बेसुध होकर सोया हुआ था और मणि ने उसके कान में जाकर धीरे से कहा, पंडित। कांपते हुए पंडित उठा। कौन है? कौन है? कैसा है पंडित? मणि, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपना भविष्य जानने आया हूं पंडित। इतनी रात गई पर तू अंदर कैसे आया? पंडित को ये सब अभी एक मजाक लग रहा था। पंडित को मणि और मैं मजाक लग रहे थे, पर उसे जरा भी खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। मणि ने कहा, चल बता ना पंडित, बता ना मेरा भविष्य क्या है, बता। ये क्या बदतमीजी है? इतनी रात गए मेरे घर में बगैर पूछे तू घुस कैसे आया? जाता है या बुलाऊं पुलिस को? पंडित की घबराहट अब बढ़ना शुरू हो गई थी। उसने घबराकर अपना फोन ढूंढना शुरू कर दिया। क्या ढूंढ रहा है पंडित? अपना फोन? अरे वो रखा है सामने टेबल पर। पंडित की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मणि के हाथ में कुल्हाड़ी थी, आंखों में खून था और दूर टेबल पर रखा फोन था। अब बेचारा पंडित जाए तो कैसे जाए? जाना पंडित, देख क्या रहा है? जा। तू इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा मणि बेटा, मैं कल आता हूँ ना घर पर तुझसे मिलने के लिए। क्यों, क्या हुआ? फोन लेने में डर लग रहा है? नहीं, डर किस बात का? तू तो अपना ही बच्चा है। डर नहीं लग रहा तुझे? बेचारा मणि के गुस्से को देखकर घबरा गया। मणि फिर से बोला, तुझे दूसरों का भविष्य बताने की बात चल लगी है ना? चल बता, तू फोन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही बता। पंडित की हवाइयां फुर। मणि फिर से बोला, अच्छा चल, ऑप्शन दूं तुझे? ऑप्शन है? ऑप्शन ए, तू पुलिस को फोन करेगा और पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो जिंदा बच जाएगा। ऑप्शन बी, तू मुझसे माफी मांगेगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। या फिर ऑप्शन सी, ये कुल्हाड़ी तू लेकर मेरा सिर फोड़ देगा और मैं मर जाऊंगा। या फिर ऑप्शन डी, आज रात तू खत्म। बता। पंडित की जुबान दुबक कर उसके मुंह में छुप गई थी, वो जुबान जो दिन रात जान देने में चला करती थी। पंडित बोला, बेटा मणि, मुझे माफ कर दे। मैं बेवकूफ हूँ, चूतिया हूँ, जो तेरे चाचा के घर वालों को तुम्हारे घर के खिलाफ भड़काया। मुझे माफ कर दे बेटा। उन्हें जायदाद में कोई बंटवारा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जो किया उनके कहने पर किया। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मणि बोला, ऑप्शन बी, आपने तो एकदम सही जवाब दिया। जाइए फोन उठा लीजिए। पहले तो पंडित हिला ही नहीं, फिर मणि गुस्से में बोला, उठाइए। पंडित घबराकर फोन की तरफ बढ़ा और मणि ने कुल्हाड़ी से हाथ पर एक जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी पंडित के हाथ, फोन और टेबल तीनों में फंस गई। दर्द की मारे ज्यों ही पंडित ने चीखना शुरू किया। मणि ने दोनों हाथों से पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। बेचारी जीभ दांतों के बीच में आकर कट गई और वहीं की वहीं गिर गई। भविष्य बताने का बहुत शौक है ना तुझे? बता। बेचारे का हाथ फंस चुका था। एक हाथ से वो जीभ का खून रोक रहा था और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। क्या खून था उसका, मानो जैसे कोई बिच्छू काट दिया हो। काला खून, अंधेरे में चमकता खून, और फिर तड़पता हुआ पंडित बेतहाशा चीख रहा था। इसलिए मणि ने एक कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। अब उसके बंधे हुए मुंह पर जीभ की जगह खून के थक्के जमना शुरू हो गए थे। पंखा लगातार चलते हुए एक सुर में बज रहा था और पंडित अपना हाथ निकलवा कर वहां से भागना चाह रहा था। मणि ने बेचारे की मेहनत को देखकर उसका हाथ बचाना चाहा और कुल्हाड़ी जोर से खींच ली।
कुल्हाड़ी खींचते ही बेचारे पंडित की हथेली कटकर लटक गई। कुछ खाल की वजह से ये टुकड़ा अभी भी जुड़ा हुआ था। पंडित बंद मुंह से रोने लगा, चीखने लगा, पर बेचारे की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। पंडित रेंगते हुए मणि से दूर जाने लगा। क्या हुआ पंडित? हैं? कहाँ जा रहा है? अरे रुक ना, रुक। बेचारा पंडित, उसे लगा कि वो मणि से दूर भागेगा तो बच जाएगा, पर उसने गलतफहमी पाल ली थी। मणि ने घुमाकर कुल्हाड़ी पंडित की टांगों में घुसी। पंडित जहां था वहीं का वहीं रुक गया। इस बार शायद कुल्हाड़ी पंडित की टांग की हड्डी में अटक गई थी। ये साली कुल्हाड़ी खराब है, धार कम है इसकी, बार बार अटक जाती है। अबे रुक पंडित, कुल्हाड़ी तो निकालने दे, रुक रुक रुक। पंडित अभी भी रेंग रहा था। जहां जहां पंडित रेंगते हुए जा रहा था, वहां वहां खून की बड़ी बड़ी लकीरें बनती जा रही थी। कितना खून था पंडित के जिस्म में। दूसरों को बेवकूफ बना बना कर, उनसे लूट लूट कर कितना खून जमा कर रखा था पंडित ने। मणि बोला, पंडित बेटा रुक जा, रुक जा, जितना चलेगा उतना खून और बहेगा, रुक जा। शायद पंडित को सुनाई देना बंद हो गया था। मणि ने कितनी बार उसे प्रेम से रुकने के लिए पुकारा, मगर वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मणि फिर बोला, पंडित आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जा, रुक जा। पर पंडित नहीं रुका। मणि आराम से चलते हुए गया और अटकी हुई कुल्हाड़ी पीछे की तरफ खींच ली। कुल्हाड़ी इस कदर हड्डी में फंस चुकी थी कि जब मणि ने कुल्हाड़ी खींची तो पंडित भी साथ साथ पीछे खिंचा चला आया। मणि ने जैसे तैसे करके कुल्हाड़ी निकाल ली और माथे पर लगे खून के निशानों को साफ करने लगा। पंडित दर्द से कराह रहा था। मणि ने देखा कि दूर से कोई पंडित के घर में झांक रहा है और सब कुछ देख रहा है, इसलिए मणि ने वक्त न गवाते हुए पंडित की गर्दन पर एक वार किया और इस बार कुल्हाड़ी जाकर रीढ़ की हड्डी में अटक गई। कम वक्त, क्या बकवास कुल्हाड़ी है, बार बार जाकर अटक जाया करती है। अटकी हुई कुल्हाड़ी को निकालने के लिए मणि ने पंडित के माथे पर सर रखा और कुल्हाड़ी को पीछे की तरफ खींचा। मणि पीछे जाकर पंडित के पुराने रेडियो से टकराया और रेडियो गिरकर टूट गया। मणि ने हंसते हुए कहा, माफ करना पंडित, तू अपनी मौत की खबर अपने प्यारे रेडियो पर नहीं सुन पाएगा। मणि ने पंडित को अलविदा कहा और खिड़की से कूदकर वापस भाग गया। सामने किचन में एक आदमी खड़ा था। उसने ये सब कुछ देखा और अब पुलिस उसी से पूछताछ कर रही थी। वो आदमी बोला, साहब मैंने बस यही सब देखा, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अर्जुन बोला, ये जो कोई भी है, इसके मर्डर करने के तरीके को देखकर लगता है कि ये एक साइको है। कहीं ये उसका पहला मर्डर तो नहीं। हवलदार वर्मा ने जवाब दिया, सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये देखो, मारने का तरीका देखो, दोनों आंखों के बीच में ये निशान दिख रहा है। जी साहब। फिर अर्जुन ने कहा, और ये देखो, हाथ का एक पूरा टुकड़ा गायब है, जिसे देखकर ये साफ तौर पर नजर आता है कि मारने वाला हमें अपने निशान दिखाकर चेताना चाहता है। मतलब अभी और लाशें गिरनी बाकी है और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है। मणि, आज पंडित का खून देखने के बाद मुझे याद आता है वो दिन जब कृष्ण ने मेरे माथे से वो मणि छीन ली थी। मैं कितना बेसहारा और लाचार होकर इधर उधर भटका करता था। मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। पंडित की तरह ही मैं हर वक्त तड़पता था और किसी को मुझ पर दया नहीं आई। लेकिन अब मेरी बारी है। मणि के साथ मैं बताऊंगा कि हैवानियत किसे कहते हैं कृष्ण। ये सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखते जाओ मैं इस धरती की क्या हालत करता हूं।
कल रात पंडित का खात्मा करने के बाद मणि की सुबह की शुरुआत फिर से उसके चाचा के घर में हुई। मणि सुबह उठा तो मेरा सर। उसकी चाची पार्वती ने कहा, मणि नाश्ता लग गया है, उठ जाओ। मगर मणि अभी कल की यादों से बाहर नहीं निकला था। मणि का सर जोरों से दुख रहा था और अब मणि का मर्ज सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता था। मणि उठा और उठकर अपना मुंह धोने के लिए गया। उसने शीशे में अपने आप को देखा और उसे अपनी टी शर्ट और आंखों के नीचे खून के धब्बे नजर आए। अचानक उसे रात की पंडित की चीखें याद आने लगी। मणि खून के धब्बे देखकर बुरी तरह से डर गया और वो शीशे से दूर हट गया। कल के खून के बाद से मणि पागल हो चुका था। उसके शरीर में बहुत से भाव पनप रहे थे जिनका जवाब ढूंढने वो फिर से मेरे पास भागा भागा चला आया। चाची पार्वती और बाकी सब मणि को इस तरह वक्त बेवक्त घर छोड़कर जाता देख थोड़े सकते में आ गए। मणि फिर से जंगल चला आया और मुझे पुकारने लगा, अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! कहाँ हो तुम? अश्वत्थामा! मणि। अश्वत्थामा। मणि मुझे देख के कुछ क्षणों के पश्चात रोने लगा। अश्वत्थामा, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मणि, इस तरह कमजोर मत पड़ो। युद्ध हवा में नहीं जीते जाते हैं। इस तरह बड़े युद्धों में अपने भाई का त्याग करना पड़ता है और अभी तो युद्ध की शुरुआत हुई है। अभी आगे बहुत से हथियार चलाने बाकी हैं। मेरी बात का मणि के पास कोई विपरीत तर्क न था, इसलिए मणि शांत होकर बैठ गया और किसी गहन विचार में तल्लीन हो गया। कुछ समय पश्चात मैंने ही मणि से प्रश्न किया, क्या हुआ मणि, उदास क्यों हो? कल रात के खून से डरे हुए हो? नहीं अश्वत्थामा, वो बात नहीं है। उस पंडित को तो मरना ही था, मुझे उसके लिए कोई दया भावना नहीं है। तो फिर? मणि का सर जोरों से दुखने लगा। मेरा सर। हाँ अश्वत्थामा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। आज पापा की बहुत याद आ रही है। अपने मणि को इस तरह उदास देखकर मैं भी उसके पास बैठ गया। उसे अपने पिता को याद करते देख मुझे भी अपने पिता द्रोण की याद आ गई। मैंने मणि से कहा, मणि, जानते हो, मेरे पिता ने मेरे जन्म के लिए कई जगह प्रार्थनाएं की थी। सिर्फ मेरे लिए उन्होंने भगवान शिव से अर्चनाएं की। जब मैं जन्मा तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। घर में भोजन को कुछ नहीं बचता था। हमारे यहाँ गैया न थी, इसी कारण मुझे ये नहीं पता था कि दूध का स्वाद कैसा होता है। एक दिन अपने सभी मित्रों को दूध पी दे और मुझे छेड़ते देख मैं रोने लगा, बहुत रोने लगा। मुझे रोता देख मेरे पिता ने मुझसे पूछा, पुत्र अश्वत्थामा, विलाप क्यों करते हो, क्या बात है? मैंने कहा, पिताजी, मेरे सभी मित्र मुझे दूध दिखा दिखा कर पीते हुए तंग कर रहे हैं। पिताजी, हमें भी जानना है कि दूध का स्वाद कैसा होता है। और फिर मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे पिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर ऋषि कुमार ने अगले दिन चावल के आटे का घोल पिलाकर कहा, ये लो बेटा, ये क्या है? ये दूध है, तुम्हें कब से पीना था, लो पी लो और अब विलाप ना करो। मैं फौरन चावल के उस घोल को एक ही सांस में पी गया। मेरे पिता ने जब ये देखा तो वो स्वयं पर धिक्कार करने लगे। जानते हो क्यों मणि? आपको दूध न पिला पाने को लेकर? एकदम ठीक कहा। सिर्फ इस बात से उनका मन इतना मचल गया। उनसे मेरी वो परिस्थिति देखी ना गई। उन्होंने मुझे दूध पिलाने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए। मणि, वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता भी तुमसे असीम प्रेम करते थे। बिल्कुल अश्वत्थामा, बचपन में मैंने भी बहुत गरीबी देखी है, मगर कभी पिताजी ने किसी चीज की कोई कमी ना आने दी। तुम्हें मालूम है मणि, मैं पूरे
पूरा महाभारत का युद्ध जीत सकता था, मगर जिस क्षण मैंने सुना कि मेरे पिता की हत्या की गई है, मैं उसी क्षण टूट गया। मुझे लगा मेरे जीवन का सारा महत्व यहीं खत्म हो गया है। मुझे उस घड़ी के आगे एक पल भी जीने की चाह न हुई। अश्वत्थामा, मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जब मेरे पिता की हत्या हुई थी तब मैं वहीं मौजूद था। मुझे अच्छे से याद तो नहीं आखिर वो कौन था। अगर मेरे सर पर वार ना किया गया होता तो शायद मैं बता भी सकता था कि मैंने अपने पिता के लिए क्या किया। मणि, अगर क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने अपने पिता की निर्मम हत्या के प्रतिशोध में पूरी रणभूमि को हिलाकर रख दिया था। ये मेरा और मेरे पिता का प्रेम ही था जिसने मुझे इस कदर शक्ति प्रदान की थी कि मैंने अनर्थ करने से पहले भी एक बार सोचा तक नहीं। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे पिता की हत्या किसने की, तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम तो मुझे सब कुछ बता सकते हो। अच्छा तो बताओ मुझे, आखिर वो लोग थे कौन? तुम ये बताओ मणि कि तुम्हें कितना याद है? अश्वत्थामा, मुझे याद है कि मैं और पापा जंगलों से होते हुए हमारे फार्म हाउस में रुके थे और पापा ने मुझसे कहा था, मणि आज तुम्हारी माँ की बड़ी याद आ रही है बेटा। पता है बेटा, इस दुनिया में अपने पिता और माँ के अलावा कोई अपना नहीं होता। इसके बाद पापा अंदर की तरफ गए, बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद से करीब 1 साल तक तो मैं कोमा में चला गया था। ये बताओ मणि, तुम्हें फार्म हाउस पर जाने के लिए किसने कहा था? मुझे ठीक से याद नहीं, पर शायद मामा ने हमें फार्म हाउस पर मिलने के लिए कहा था। मणि का जवाब सुनकर मैंने उसे एक मुस्कान से जवाब दिया कि उसका मामा और बाकी सभी उनकी मौत के पीछे की वजह है। मणि मेरी बात समझ गया और फिर वो बोला, 1 मिनट, ये सब मामा का किया धरा है? मेरा मामा, वो कैसे इन सब के पीछे? मणि याद करो, तुम्हारे पिता ने मृत्यु से ठीक पहले तुमसे क्या कहा था? इस दुनिया में अपने पिता और माँ के अलावा कोई अपना नहीं होता है, ये कहा था पापा ने। एकदम ठीक कहा। इसका मतलब पापा को पता चल गया था कि मामा भी चाचा लोगों के साथ में मिले हुए हैं। एकदम ठीक कहा। मेरा मामा अपनी बहन के खूनियों के साथ मिलकर ऐसा कैसे कर सकता है? मणि, युद्ध भूमि में कोई किसी का सगा नहीं होता। महाभारत की रणभूमि में तो भाई ही भाई के खून के प्यासे हो गए थे। अतः तुम्हें भी ये बात स्वीकार करनी होगी कि अपने पिता का प्रतिशोध तुम्हें लेना है, और यही वो समय है जब तुम्हें पत्थर में दरार ला देनी होगी। स्थितियों को अपने बल से मोड़कर स्वर्ग से देखते तुम्हारे पिता के समक्ष तुम्हें साबित करना होगा कि तुम उस पुण्य आत्मा से कितना प्रेम करते हो। बताओ, क्या तुम अपने पिता से प्रेम करते हो मणि? हाँ, मैं करता हूँ और सदैव करता रहूंगा। तो उठाओ अपने शस्त्र और उतर जाओ रणभूमि में। भय, संदेह, सभी दुर्बल बनाने वाली भावनाओं का त्याग करो और अपने शत्रु पर टूट पड़ो। देखो, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तुम मेरे पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मेरा साथ दो और मैं तुम्हारे पिता के प्रतिशोध में हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बताओ, तैयार हो तुम? ठीक है अश्वत्थामा, इस बार मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपने पिता के प्रेम की शपथ लेता हूँ। मैं अपनी मृत्यु तक तुम्हारा साथ दूंगा और साथ ही अपने पिता के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये वो समय था जब मैं और मणि एक हो चुके थे। मुझे अब जाकर मेरी मणि वापस मिल चुकी थी। अब वक्त था एक और हत्या करने का, कृष्ण को फिर से चेताने का कि अश्वत्थामा क्या कर सकता है। बताओ अश्वत्थामा, अब आगे क्या करना है हमें? सुना है मणि, तुम्हारे मामा आजकल तुम्हारे फार्म हाउस पर बड़े मजे के साथ में रहता है। हाँ, मेरे चाचा ने वो फार्म हाउस उन्हें बेच दिया। मणि, उसे बेचा नहीं गया, बल्कि वो दिया गया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु के उपलक्ष्य में ये भेंट तुम्हारे चाचा से उन्हें मिली है। मेरा मामा, मन करता है कि उसे जलाकर राख कर दूं। ठीक है, तो तुम्हारे मामा को जलाकर राख करने का वक्त आ चुका है। चलो, कहां? वक्त आ गया था फिर से मणि के शरीर में प्रवेश करने का और कृष्ण को
पागलपन की एक और झलक दिखाने का मैंने मणि के शरीर में प्रवेश किया। मणि की नसें फूल उठी, मणि की आंखों से तीव्र रोशनी निकलने लगी, उसकी जीभ खून से लाल हो गई। जंगल के सभी जानवर चीखने लगे। उन सभी को मालूम हो गया था एक और अनहोनी होने वाली है। चला, तुम्हारी मामा से मिलने का वक्त आ गया है। चलो। तो आपने क्या सुना, जरा अच्छे से बताएंगे? जी साहब, मैं तो यहाँ अपने मालिक के गेस्ट हाउस को संभालने के लिए ड्यूटी करता हूँ। गार्डन में खाना खाने के बाद रोज रात 9 से 10 बजे तक मैं टहलने आता हूँ। आज रात भी मैं इसी तरह टहलने आया था कि तभी मुझे इस घर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। कोई दिखा आपको? किसी का चेहरा याद है? हाँ साहब, एक आदमी था, मगर हमारे वहां से इस जगह की दूरी ही इतनी है कि रात में चेहरा दिखना तो नामुमकिन था। रात का वक्त जंगल में कहीं दूर मणि के मामा के फार्म हाउस पर पुलिस की भीड़ मौजूद थी, क्योंकि पड़ोसियों को रात को चीखने की आवाजें सुनाई दी थी। पुलिस वालों को फार्म हाउस में मणि के मामा का कटा हुआ हाथ बरामद हुआ था, जिसकी चारों तरफ से फोटोज खींची जा रही थी। अर्जुन सिंह ने हवलदार वर्मा से पूछा, वर्मा, पता चला कौन है? जी साहब, ये आदमी अकेला रहता था यहाँ। इसके घर वाले सभी खत्म हो चुके हैं। ये फार्म हाउस उसकी बहन के ससुराल वालों ने इसे दिया था। इनका कोई दुश्मन वगैरह था? तभी पड़ोसी बोला, साहब, ये आदमी तो अपने काम से काम रखता था, हमसे बहुत ही कम बातें किया करता था, या यूं मान लीजिए बात ही नहीं करता था। कोई और बात जो आपको इसके बारे में याद हो? साहब, अब क्या बताऊं, इतना तो हम लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, ये आदमी अमूमन इस जगह पर नई नई लड़कियों के साथ में आया करता था। ओह, तो किसी लड़की का चेहरा याद है तुम्हें? नहीं साहब, ये रात को ही आया करता था, तो चेहरा देखना तो मुश्किल था। ठीक है, टीम यहाँ बाकी काम संभालेगी और घर की अच्छे से तफ्तीश करेगी। कभी वर्मा ने कहा, साहब, एक और बात है। क्या? ये हाथ इस आदमी का नहीं है। तो फिर किसका है? साहब, ये तो नहीं पता, मगर ये हाथ इस आदमी का नहीं। कहीं यह हाथ उस पिछले खून का तो नहीं? पर मैं काम करो, इसे टेस्टिंग के लिए ले जाओ और पता करो ये हाथ लास्ट डेड बॉडी का है क्या। और वर्मा, हमें जल्दी चलना होगा। अगर वो इस आदमी को यहाँ से लेकर गया है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। याद रहे, ये कोई छोटा मोटा किलर नहीं है, बहुत ही खतरनाक साइको किलर है। इससे पहले कि ये अपने विकराल रूप में आए, हमें इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। एक और दिन और एक और नई लाश, एक और सुकून, एक और कृष्ण के लिए आगाज कि अश्वत्थामा हारा नहीं है। पुलिस वाले अपने सर्च ऑपरेशन में जुट चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक मणि के मामा का सिर्फ एक हाथ मिला था। उसका पूरा शरीर मिलना बाकी था, क्योंकि वो शरीर तो हम लोगों के पास यहाँ अशीरगढ़ किले के पास मौजूद था। मणि का मामा जोर जोर से चीख रहा था, मगर इस जंगल में कौन था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आता। मैंने और मणि ने मिलकर जंगल के बीच एक भट्टी तैयार कर ली थी। मणि का मामा अभी भी बेहोश था। मणि ने लोटे में भरे जल से थोड़ा चुल्लू भर जल निकाल लिया और मामा की ऊँटों से छिड़का। मामा बेहोशी से वापस होश में आया। मेरा हाथ, मेरा हाथ। मणि, अब भट्टी की आखिरी ईंट भी लगा दो। लगा दी। अब क्या करना है? मणि, किससे बात कर रहा है तू? मणि, अब सामने रखी लकड़ी को इसमें डालो और इनके ऊपर केरोसिन डालना है ना? हाँ मणि। ए मणि, किससे बातें कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू?
संदेह था कि मणि पागल हो चुका है। इस संसार के मनुष्यों को क्या पता कि मेरा और मणि का क्या रिश्ता है। उन्हें यह कभी समझ में नहीं आएगा। मणि आग लग चुकी है और अब इस कीड़े की देह को भस्म करने का वक्त आ गया है। मेरे कहने के बाद मणि ने कुल्हाड़ी को पत्थर पर रगड़ना शुरू किया। मणि तू क्या कर रहा है? मामा, आपकी देह को शांति दिलाने के लिए कुल्हाड़ी में धार लगा रहा हूँ। देह को शांति? अरे क्या बोल रहा है तू? देख बेटा, ध्यान से देख, तू क्या करने जा रहा है? मैं तेरा मामा हूँ बेटा। ए मणि, रुक जा मणि। हाँ मामा, अच्छे से पता है मुझे कि आप वही मामा हो जिन्होंने मेरे पापा को मरवाया था। पापा को मरवाया था? कैसी बातें कर रहा है मणि तू? मैं क्यों तेरे बाप को मरवाऊंगा मणि? बेटा, तुझे किसी ने बहकाया? तू अपने मामा को क्यों मारेगा? नहीं मारेगा ना बेटा? मुझे अक्सर मजा आता है ये देखकर कि मरता हुआ आदमी किस कदर पागल हो जाता है। वो अपने जीवन के लिए कितना तड़पता है, भीख मांगता है। अपनी एक एक सांस के लिए वो किस कदर गिड़गिड़ाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है। तुम्हें कोई भूल हुई है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? न जाने कितने कितने तरीके खोजता है जिससे वो सामने वाला उसकी सुनकर उसे बख्श दे। मगर मौत तो एक सच है जो एक बार आती है और फिर टाली नहीं जा सकती। मणि ने भट्टी जला दी थी, कुल्हाड़ी को धार भी लगा दी थी। अब बस उसके द्वारा अपने मामा का क्रिया कर्म होना बाकी रह गया था। मामा, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्योंकि आप मेरे बाप के साथ तुम लोगों ने ऐसा? मणि, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। क्यों किया मामा, क्यों किया? मणि, मैं बह गया था। पैसों के लालच में इतना डूब गया था कि अपनी बहन के बेटे के बारे में भी एक बार तक नहीं सोचा मैंने। मुझे माफ कर दे। इस भट्टी के सामने मरने से पहले मुझे सब सच सच बता कर जा मामा। मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी बात अपने साथ में लेकर जा। बता मामा। आज मणि की आंखों में मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देखा। मुझे भी अपने पिता के प्रतिशोध का वक्त याद आ गया। बताता हूँ सब बताता हूँ। कि जब तेरी माँ की मौत हुई तब मैं तेरे चाचा से मिलने पहुंचा था। मुझे ये पता चल चुका था कि तेरी माँ की हत्या हुई है और ये हत्या तेरे चाचा के परिवार वालों ने मिलकर की है। अब बस मुझे इसके लिए किसी सबूत की जरूरत थी, इस बात को साबित करने के लिए। फिर मेरे जब हाथ में सबूत लगा तो तेरा चाचा मेरे सामने बिफर गया और बोलने लगा, देखिए अब जो हो गया सो हो गया। अगर यूं पुलिस के पास जाएंगे तो उससे आपकी बहन तो वापस आएगी नहीं। देखिए, हमें अपने किए पर शर्मिंदगी है, पूरी तरह से शर्मिंदा है। और जो भी हुआ वो हमसे अनजाने में हुआ। आप हमारी बात को सुनने की कोशिश तो कीजिए। अरे क्या सुनूं मैं बात तुम लोगों की? तुम लोग तो थूकने के लायक भी नहीं हो। आपने एकदम ठीक कहा, हम बहुत ही गिरे हुए किस्म के लोग हैं। हम थूकने क्या, देखने के लायक भी नहीं। हम अगर आप खुद ही सोचिए ना, 7 करोड़ की संपत्ति अगर आपके सामने हो और आपकी कोई औलाद ना हो और आपको पता हो कि ये सारा पैसा आपके भाई के इकलौते बेटे के पास जाने वाला है, तो क्या आपका मन नहीं मचलेगा? बस बेटा, उनकी ये बात सुनकर मैं एक बार के लिए सख्ते में आ गया मणि। और फिर तेरे चाचा विपिन ने मुझसे कहा, आप खुद ही सोचिए, अगर आपके भाई के पास इतनी रकम होती और आपको ये यकीन होता कि आपके भाई के बेटे के पास ही सब कुछ चला जाएगा, तो आप मेरी जगह होकर क्या करते? मैं उस वक्त उसे कोई जवाब न दे सका क्योंकि मुझे उसकी बात में वजन लगा। सोचिए, इतना सारा पैसा किस आदमी का मन नहीं बहकेगा? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आपका मन नहीं बहकता? बेटा, उसने मुझे 2 करोड़ और ये फार्म हाउस का ऑफर किया। मैं इन दोनों चीजों के लालच में बह गया था मणि। मुझे माफ कर दे मणि, मुझे माफ कर दे। मणि मामा के पास पहुंचा। मामा के हाथ पैर पत्थर
धार से बंधे हुए थे। मणि ने दूसरे हाथ को निशाना बनाया। मामा ये समझ गया था कि अब दूसरा हाथ कटने वाला है। वो पागलों की तरह चीखने लगा, मणि 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 मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अरे कोई है, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। मणि ने खींचकर कुल्हाड़ी चलाई और उसके दूसरे हाथ को उसके शरीर से अलग